आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। डिस्कस द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ वेल्जली। यानी सवाल कह रहा है कि वेल्जली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो ही लोगों से सवाल आता है प्रसार को लेकर के, या तो वेल्जली या तो डलहौजी। और एस्टैब्लिशमेंट पे फिर दो सौ लोगों से सवाल आता है, या तो क्लाइव या तो हेस्टिंग्स। उसमें क्लाइव ही ज़्यादा बार पूछता है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बहुत अप्रोच क्या होगा कि ब्रीफली टॉक अबाउट वेल्जली। वेल्जली के बारे में बहुत थोड़ा सा, आर्थर वेल्जली कौन था, कब गवर्नर जनरल बना और क्या क्या उसने बहुत शॉर्टली डिस्क्राइब करना है। फिर आपको मेन बॉडी में आना है और डिस्कस करना है, डिस्कस हिज मोटिव बिहाइंड हिज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव एक्सपेंशन। उसने सब्सिडरी अलायंस चलाया या जो भी उसने चलाया उसके उसका मोटिव क्या था, एंड एनमरेट हाउ ही एनेक्स्ड टेरिटरीज एंड हाउ हिज पॉलिसी फर्दर्ड द इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन। और कैसे उसकी नीतियों ने ब्रिटिश शासन के प्रसार में सहयोग किया। और उसी के अकॉर्डिंग उसको कंक्लूड कर देना है कि हाँ, उसको हम लोग मान सकते हैं कि वह भारत में ब्रिटिश प्रसार का जनक है, या उसने शांतिपूर्वक बिना किसी युद्ध के, बिना बहुत हिंसा के प्रसार किया। ठीक है, आइए देखा जाए मेन बॉडी में क्या क्या हमें कौन कौन से पॉलिसी पे डिस्कस करना है उसके। तो पहला है कि अंडरलाइंग फैक्टर्स ऑफ वेल्जलीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। वेल्जली वांटेड टू एक्सपेंड द ब्रिटिश डोमेनियंस in India to such an extent that should become the sovereign power in India। वो चाहता क्या था कि भारत में ब्रिटिश सत्ता संप्रभु सत्ता बने, सोवरेन बने, और उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सपेंशन पॉलिसीज को फर्दर इंप्लीमेंट किया। His expansionist mind would not remain content with British remaining one powers in India. As such, he set himself to task converting India to an empire of Britain। वो ये नहीं चाह रहा था किसी भी सूरत में कि ब्रिटिश केवल एक शक्ति बन के रहे भारत में, बल्कि चाह रहा था कि भारत ब्रिटेन के साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा बने हमेशा के लिए। And his another aim was ancillary to his main objective was removal of French influence from India and to make possibility of French territorial expansion of India impossible। वो ये भी चाह रहा था कि हमारे अलावा कोई भी यूरोपीय सत्ता, और एक ही बचा था फ्रेंच, वह भारत में टिक ना पाए, वह भारत में अपना प्रसार न कर पाए और न भारत से टिक पाए। वह फ्रांसीसियों को भी भारत से भगाना चाह रहा था, या हटाना चाह रहा था। क्या क्या किया उसने इसके लिए? ही ऑप्टेड सब्सिडरी अलायंस। थोड़ा सा लिखना है आपको इसके बारे में, 3 लाइन्स 4 लाइन्स। ठीक है, कुछ फैक्ट्स डालिएगा, कब स्टार्ट हुआ, क्या उसका लॉ था, क्या उसकी पॉलिसी थी, पहला स्टेट, कुछ चीज में डालिएगा। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस ने क्या किया? बिना युद्ध किए उसे बहुत सारे राज्यों की गद्दी या चाबी ला करके हाथ में था। Assumption of the territories of previously subordinated rulers and outright wars। कहते हैं कि जो प्रीवियसली सबऑर्डिनेट रूलर्स थे उनको उसने क्या किया? अपने राज्य में शामिल करने के लिए पॉलिसीज बनाई, एंड दे कुड नाउ मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट। सब्सिडरी अलायंस का एक और फायदा क्या हुआ कि उनके खर्चे पे, यानी हमारे खर्चे पे ब्रिटिश सेना तैयार हो गई, भारतीयों के खर्चे पे। ये 3 इसकी पॉलिसीज के सबसे बड़े टूल्स थे। ठीक है, और धीरे धीरे इन्हीं पॉलिसीज से हमने क्या किया? अपनी सोवरेनिटी को लूज किया। द इंडियन losing their sovereignty because the subsidiary alliance was a reality, it was a document of losing sovereignty। We are not signing over the subsidiary alliance। यह कहने को तो सहायक संधि थी, लेकिन हमने अपनी गुलामी, अपनी संप्रभुता को नष्ट करने वाले डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किया। क्या क्या नहीं था हमारे पास? सेल्फ डिफेंस नहीं था हमारे पास, डिफेंस जैसी कोई चीज नहीं थी हमारे पास, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, और ना हमारे पास कोई फॉरेन एक्सपर्ट्स था। और इतना ही नहीं, हमारा डिफेंस
कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर, ये 3 चीजें गया है, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर। एक्सटर्नल अफेयर्स, ये 3 चीजें हमारी गई। हमारा रक्षा, संचार और विदेश नीति ये सब बर्बाद हो गया जस्ट ओवर साइनिंग द सब्सिडियरी अलायंस। तो आपको लास्ट में कंक्लूड कर देना है कि यह सिस्टम एक्सट्रीमली एडवांटेज टू द ब्रिटिश एंड हाउ, बताना क्या है, हाउ वेलजली डिड his expansion peacefully। या आप कह सकते हो कि 2 वर्ड विथ अ स्टोन, एक तीर से कई शिकार किया इसने। He hunted many birds with a single stone। एक सब्सिडियरी अलायंस से इसने भारतीयों को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया, विलगित कर दिया, अलग कर दिया। हमारे कम्युनिकेशन पे कब्जा कर लिया, हमारे डिफेंस पे कब्जा करके अपनी आर्मी को क्या किया, स्ट्रेंथन किया, और उसने हमें पूरी दुनिया में अकेला अलग थलग कर दिया और हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे भी कब्जा कर लिया। कैसे? जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी देश की, वह उस देश के अर्थव्यवस्था, उस देश के डिप्लोमेसी को साधने का एक साधन होती है। इसने हमारे डिप्लोमेसी और हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सब पर कब्जा कर लिया। हेंस इट वाज एक्सपेंशन विदाउट एनी लॉस, एक्सपेंशन विदाउट एनी वॉर, एक्सपेंशन without any struggle. It was really a peaceful imperialism। शांतिपूर्ण साम्राज्यवाद था। क्या था ये? आप लिख सकते हो यहाँ पे कि यह एक शांतिपूर्ण साम्राज्यवाद था। हमें तो समझ में ही नहीं आया बहुत बाद तक कि दरअसल ये हुआ क्या था। दरअसल हुआ क्या, हमें ये बहुत समय तक, बहुत साल तक समझ में ही नहीं आया कि सब्सिडियरी अलायंस हमारे लिए अच्छा था या बुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकोबिन्स कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी? हु वॉज जैकोबिन्स, व्हाट वर देयर रोल इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन? यूपीपीएससी 2020 का सवाल है। आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है हु वर जैकोबिन्स। ये पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको लिख के दिया है और इसमें सिर्फ एक बात हमने लिखने की कोशिश की है, हु वर जैकोबिन्स। जैकोबिन्स कौन थे, सिर्फ और सिर्फ इस पे चर्चा की गई है। हाँ, जैकोबिन्स वर लेफ्ट विंग रिवॉल्यूशनरीज एंड ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे। रोल इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्या इनका रोल था, क्या क्या किया इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? जैकोबिन क्लब ग्रीव इनटू अ नेशनल वाइड रिपब्लिकन मूवमेंट विथ अ मेंबरशिप एस्टिमेटेड एंड 500,000 आर मोर। कहा कि ये एक पूरे देश में फैला हुआ गणतंत्रात्मक आंदोलन था जिसमें लगभग 500,000 या इससे ज्यादा लोग थे, जिसमें लगभग 500,000 या इससे ज्यादा लोग शामिल थे और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व थे किसमें? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। यू कैन से कि दीज आर द जैकोबिन्स वर द बैकबोन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप इनको कह सकते हो कि ये बैकबोन थे किसके? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। और इन्होंने क्या किया? इसको सक्सेस किया। आप ये भी बता सकते हो इसमें कि हाउ दे हेल्प्ड नेपोलियन। और आपको इसको सिर्फ बहुत शॉर्ट में कंक्लूड कर देना है। क्या भूमिका थी आपको भूमिका बता देना है, क्या 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 इन्होंने किए हैं। कुछ आपको इसमें चीज और ऐड कर देना है, कुछ इंसिडेंट्स ऐड कर देने हैं, कुछ ऐड सम
incidents of French Revolution. जहां पे भी आपको लगता है कि जैकोबिन्स जहां जहां इन्वॉल्व थे उन घटनाओं को आपको इसमें क्या करना है, पॉइंट वाइज में डिस्क्राइब कर देना है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। और लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है कि यस, द जैकोबिन्स वर द बैकबोन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड दे डिड इट एंड दे मेक इट सक्सेसफुल एंड इट वाज जस्ट अ सिविलियन ग्रुप ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 2020 यहां पे समाप्त हुआ, 2020 के प्रश्न यहां पे समाप्त हुए। अब हम बात करेंगे 2021 के प्रश्नों की। तो आइए देखा जाए 2021 का प्रश्न, और यह रहा पहला प्रश्न 2021 का। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह आपको पहला सवाल है इंट्रोडक्शन में। आइए, डिस्क्राइब द वैदिक कल्चर इन वेरी शॉर्ट, क्योंकि ये पूछा क्या है कि वैदिक भारत में वैदिक लिटरेचर में, तो आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा वैदिक कल्चर की बात करनी होगी, उसका आपको टाइम बताना पड़ेगा, और उसके बाद शुरू होगा उसका ज्योग्राफिकल फीचर्स। क्या क्या ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थी, किस किस ने क्या क्या कहा है। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में जो भी इंडियन बाउंड्रीज की बात की गई है, जो लोगों ने कहा है, ये सब रिवर ऑफ प्रोविंसेस ऑफ 7 रिवर, द कंट्री ऑफ आर्यंस। तो कहां कहां उसका ज्योग्राफिकल बॉर्डर क्या था, या सीधा आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक श्लोक है, उत्तरयत हिमालयश्च दक्षिणे समुद्रश्च। भारत के बारे में एक श्लोक आता है, उस श्लोक से आप इसका शुरुआत कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक मंत्र है, एक श्लोक है, आप वो लिख सकते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। आपको मैं लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा इसको। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले लिखेंगे इसको, और दोनों वाले लिखेंगे संस्कृत में ही। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम हिमाद्रश्चैव दक्षिणम। फिर कहता है वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारती यत्र संतति। कहा कि उत्तरम यत् समुद्र के जो उत्तर में है, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के जो दक्षिण में क्षेत्र फैला हुआ है उस क्षेत्र का नाम भारत है, और भारती यत्र संतति, और यहाँ की प्रजा को भारतीय कहा जाता है। इससे ज्यादा बेटर ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन आपको भारत का नहीं मिलेगा इन वैदिक एरा। तो ये अगर आप इस श्लोक से स्टार्ट करते हैं, इट विल बी क्रिएट अ ग्रेट इंपैक्ट ओवर द इन्वेस्टिगेटर, कॉपी चेकर, इवेल्युएटर। ठीक है, तो उसके अलावा किस किस नदी का उल्लेख मिलता है? गंगा है, यमुना है, मरुद्विधा है, सरस्वती है, सिंधु है, विपाशा है। उन सारी नदियों तक वो फैलाव था। किस किस पर्वत का उल्लेख है? तो हिमालय की मूजवंत चोटी तक का उल्लेख है। ब्रह्मर्षि देश में तमाम पहाड़ों का उल्लेख है, तमाम अरण्यों का उल्लेख किया गया है, और समुद्र कौन कौन से रेगिस्तान का उल्लेख किया गया है, आपको सब कुछ बताना है कि कहां कहां तक इसका एक्सपेंशन था। यह आपको उत्तर वैदिक या वैदिक आर्यों के विस्तार के रूप में बताना है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे माउंटेन्स में क्या मिलता है? एक मिलता है मूजवंत चोटी, मूजवंत पीक ऑफ हिमालय। ठीक है, राजस्थान से अफगानिस्तान, जहां जहां तक विस्तार था वो आपको बताना है कि वहां से क्या क्या मिला है, या वहां कौन कौन सा एरिया था जो
जिसका जिक्र ऋग्वेद में या जिसका जिक्र उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किया गया है या जिसका जिक्र जो है लिटर वैदिक टेक्स्ट में किया गया है। ठीक है, तो इस मंत्र से स्टार्ट करना है, इस श्लोक से स्टार्ट करना है और उसके बाद उसमें जितनी नदियां, जितने पर्वत, जितने समुद्र, जितने रेगिस्तान का उल्लेख किया गया है उन सबको बताना है और आपको बताना है इसके बाकी नामों का मतलब क्या है। जैसे ब्रह्मर्षि देश, आर्यावर्त क्यों है इसका नाम? आर्यावर्त क्यों है इसका नाम? इसका नाम ब्रह्मर्षि देश क्यों है? ठीक है, इसका नाम जम्मू द्वीप क्यों था? तो ये नाम क्यों पड़ा है जम्मू द्वीप, आर्यावर्त और ब्रह्मर्षि देश, और इनका फिजिकल, इनका जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है वो कहाँ कहाँ है आपको बताना है। इसमें आपको कंक्लूजन की जरूरत है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कंक्लूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन सबकी भौगोलिक विशेषताओं को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाना है। अगला सवाल है, इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में क्या योगदान था, उस योगदान का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं करना है, आपको बता देना है कि पूरे भारत से क्रांतिकारियों का योगदान था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, बट यूपी प्लेड अ वाइटल रोल। उत्तर प्रदेश में शायद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी थे, बंगाल में भी थे, पंजाब बिहार में भी थे, लेकिन यूपी में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी थे। और एक एक करके आपको उनका नाम लिख के डैश दे करके उनके बारे में बताना। बख्त खां 1857 का रिवोल्ट, हजरत महल 1857 का रिवोल्ट, बता देना लोकेशन क्या क्या था। मंगल पांडे 1857 का रिवोल्ट, मौलवी लियाकत अली 1857 का रिवोल्ट, बख्त खां दिल्ली एंड शाहजहांपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मंगल पांडे बैरकपुर, मौलवी लियाकत अली फैजाबाद, लक्ष्मीबाई, ये सब 1857 के विद्रोही हैं। राव कदम सिंह मेरठ 1857, झलकारी बाई, आचार्य नरेंद्र देव, ये भी जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका नाम आपको मैंने सिर्फ दिया है। आसफ अली, अरुणा आसफ अली, अशफाक उल्ला खां, फर्स्ट हु वाज हैंग्ड, फर्स्ट मुस्लिम हु वाज हैंग्ड, चंद्रशेखर आजाद, चित्तू पांडे, गणेश शंकर विद्यार्थी, व्हाट दे डिड, इनके बारे में हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये भी हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन इतिहास का नहीं है, क्वेश्चन उत्तर प्रदेश विशेष इतिहास का है, बट कोई बात नहीं, आपको इन सब के बारे में दो तीन तीन बातें बता देनी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें इंट्रोडक्शन और फैक्चुअल क्वेश्चंस में हमें कंक्लूजन की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें डेटा इतना सफिशिएंट होता है कि आपको कंक्लूजन के लिए कोई मेहनत नहीं करना है, आपको इनफैक्ट कंक्लूजन लिखना ही नहीं है। ओके, आपको कंक्लूजन लिखना ही नहीं है। तो कर लेंगे ये सवाल, इन सब के बारे में लिख लेंगे, बहुत सारे हैं, अगर आप दो लिखो तभी बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, हालांकि यही क्वेश्चन पहले भी आ चुका था 2019 या 18 में, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिएगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, सिर्फ भाषा बदल गई है, सिर्फ और सिर्फ भाषा बदलाई। देखा जाए फिर से, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज नॉट ओनली अ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन बट आल्सो अ सोशल इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन दैट चेंज्ड द वे ऑफ पीपल लिव्ड। इसके पहले सवाल क्या पूछा था? इसके पहले सवाल पूछा था कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। आपको मैं दिखा देता हूं सवाल, ये रहा सवाल। क्रिटिकली 2019 का सवाल है, क्रिटिकली एग्जामिन द इंपैक्ट, आपको क्या क्या प्रभाव पड़ा वो बताना था। और यहां क्या बताना है आपको? यहां बताना है कि वह जो है एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन था या सामाजिक आर्थिक क्रांति थी। यस, औद्योगिक क्रांति न केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति थी जिसने लोगों के जीवन जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। टिप्पणी कीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2021 जीएस पेपर फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है और 2019 में भी यही सवाल पूछा था, सिर्फ सवाल की भाषा बदली है, डील वही करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या अप्रोच होगा? तो इंट्रोडक्शन लिखिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आप औद्योगिक क्रांति से समझते क्या है क्या, कहां से आई,
डिस्कस द रिवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन टेक्नोलॉजी। तो कहा ही ना कि केवल टेक्नोलॉजी का नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी का तो है ही, केवल टेक्नोलॉजी लेकिन टेक्नोलॉजी तो थी। आपको बताना है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द रिवोल्यूशन एंड एक्सप्लेन वेरियस सोशल इकोनॉमिक चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम एंड कंक्लूड सुटेबली। समझ रहे? स्टार्टिंग में 3 से 3.5 4 लाइन आपको यहां लिखना है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या था। 3.5 to 4.5 लाइन्स आपको तब डिस्कस करना है, लगभग 5 to 6 लाइन में। और आपको अब सोशियो इकोनॉमिक और चाहे तो थोड़ा सा पॉलिटिकल भी डाल दीजिएगा उसमें, ठीक है, कल्चरल भी डाल दीजिएगा, रिलीजियस सोशल में सब आ जाएगा। Whenever you're talking about the society, then culture, custom, tradition, religion सब सोसाइटी में आ जाएगा। तो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्या क्या चेंजेस हुए ये आपको पॉइंट वाइज जो है एक्सप्लेन कर देना है और फिर कंक्लूड कर देना है। ये देखा जाए क्या क्या बदलाव आया। तो आपने वो सवाल पहले भी देखा था, कहाँ कहाँ चेंजेस आया था। तो चेंजेस आया था एग्रीकल्चर में, चेंजेस आया था वही सेम चीजें टेक्सटाइल्स में, चेंजेस कहाँ आया था तो वुमेन्स कंडीशन में, चेंजेस कहाँ आया था इकोनॉमिक पैटर्न में, चेंजेस कहाँ आया था हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में। वो सारा बात जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको वही सारी चीजें यहां पे दोबारा दोहरानी है, नया कुछ नहीं करना है इसमें। गॉट इट? तो हम लोग यहां पे टाइम नहीं खराब करेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 2021 का कि डिस्कस द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज का भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। कहा हमारे कल्चर में क्या साइंटिफिक अप्रोच था या नहीं था। 2021 का सवाल है ये। तो इंट्रोडक्शन को बताना पड़ेगा कि यस, हमारे कल्चर में विज्ञान उसकी नींव थी, विज्ञान उसका आधार था, विज्ञान उसका अभिन्न हिस्सा था। साइंस वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट preoccupation in ancient Indian culture and the past inspires the future in India। कहा कि जो विज्ञान है वह हमारे प्राचीन संस्कृति की नींव है और जिसके आधार पे भारत का भविष्य, जिससे इंस्पायर होकर हमारा भविष्य का निर्माण हुआ। एंड द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ 20th century थिंकिंग। और कहा कि जो आज हम सोचते हैं, आज जितने हम विज्ञान की बात करते हैं, आप बात करते हो एटम की, परमाणु, अणु, कणाद ने, महर्षि कणाद ने आज से 5000 साल पहले अणु की बात की थी, परमाणु की बात की थी। आज आपने दिया एनर्जी ऑफ मास कंजर्वेशन, बहुत पहले हमारे के यहां महर्षि कणाद ने एनर्जी और मास कंजर्वेशन का रूल दिया था। आज आपने दिया लॉ कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है। ये बात ब्रह्मगुप्त ने और आर्यभट्ट ने इन गुप्त एरा प्रूफ कर दिया था। तो क्या क्या अप्रोच हमारे यहाँ सोसाइटी में था साइंटिफिक, वो आपको बताना है। हमारे यहाँ रिलीजन में क्या क्या अप्रोच था, कल्चर में क्या था, हेरिटेज में क्या था और आर्किटेक्चर में क्या था। ये एक एक करके आपको विथ एग्जाम्पल डिस्क्राइब करना है। कैसे डिस्क्राइब करना है? विथ एग्जाम्पल डिस्क्राइब करना है, बिना एग्जाम्पल के नहीं। समाज में क्या क्या बदलाव आया था वो आपको बात करना है, लेकिन साइंटिफिक क्या क्या अप्रोच था हमारे समाज में। जैसे हमारे समाज में क्या था, वर्ण सिस्टम था, डिस्क्राइब करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। अब बात कीजिएगा इसकी वर्ण व्यवस्था, क्या बात कीजिएगा। जब वर्ण सिस्टम था तो यहां पे नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, नो अनटचेबिलिटी। कोई एक एग्जांपल दे रहा हूं। रिलीजन क्या था, वी वर वर्शिप द नेचर, नेचर वर्शिपिंग पीपल। आज देखो हमको नेचर को बचाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। नेचर वर्शिपिंग पीपल, हम उसमें पेड़ की पूजा कर रहे थे, आज हमको मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई वृक्ष लगाओ। हम उस समय पशुओं की पूजा कर रहे थे, आज हमको टाइगर कैंपेन, एलिफेंट कैंपेन, लॉयन कैंपेन, राइनो कैंपेन चलाना पड़ रहा है, जबकि एंशिएंट टाइम में हम इन पशुओं की पूजा कर रहे हैं। आज हमें क्लीन गंगा मिशन, क्लीन यमुना प्रोजेक्ट चलाना पड़ता है। ये सबको बताना पड़ेगा यहाँ पे कल्चर में।
उस समय हम लोग क्या कर रहे थे? तो रिवर्स की पूजा कर रहे थे। हमारा कल्चर कैसा था? टॉलरेंस कल्चर था। हमारा कल्चर कैसा था? तो एडजस्टेबल विथ ऑल। हम लोगों से सीख रहे थे, हम आत्मसातीकरण की प्रक्रिया में थे। हमने सबको अपने देश, अपने संस्कृति में स्थान दिया है। दैट इज द कल्चर ऑफ टॉलरेंस। हमारा आर्किटेक्चर, आप जाकर के देखिए पुराने मंदिरों को, द ऑल टेम्पल्स विच मेड बाय द चोलास, चालुक्यास, द टेम्पल्स ऑफ कंगरिया महादेव, टेम्पल ऑफ पुरी, टेम्पल ऑफ तमिलनाडु, द मदुरई टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई, and Lingeshwara temple. Lots of temples were there which created the new heights of architecture which could not prevail till date. आप बात कर सकते हैं यहाँ पे आयरन पिलर की बात कर सकते हैं। आज तक एक ऐसा पिलर जो पिछले 3,000 साल से खड़ा है, जिसमें आज तक रस्ट जंग नहीं लगा। रस्ट फ्री आयरन कैसे बनाया? वैज्ञानिक उसमें सर मार मार कर थक गए, पता नहीं पाए। दैट इज आवर हेरिटेज, दैट इज आवर हेरिटेज, आवर एडमिनिस्ट्रेशन इन मौर्यन एरा, इन गुप्त एरा, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन। समाहर्ता इज कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आज भी बिहार में समाहर्ता, जो वहां के जिलाधिकारी को जिला समाहर्ता पदाधिकारी कहते हैं। एसडीएम को उप समाहर्ता कहते हैं। समाहर्ता was the tax collector in the Mauryan age. So that is the scientific approach which continues till date. आपको मुझे क्या करना है? The all scientific approaches continues till date. आज तक वो क्या हो रहा है, चल रहा है, और कैसे चल रहा है ये आपको डिस्क्राइब कर देना है। कंक्लूजन में हो जाएगा काम। आपको कंक्लूजन में ये तो डिस्क्राइब करना आज तक वो चल कैसे रहा है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, इतना डिस्क्राइब कर दीजिएगा, बहुत है। आइए 2021 का ये भी सवाल है। Throw light on the development of science and technology during the Gupta era, Gupta period. गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर आपको प्रकाश डालना है। गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर आपको प्रकाश डालना है कि क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ था। केवल गुप्त काल बोला है। इंट्रोडक्शन begin by giving a brief about the different aspects of science and technology during the Gupta age. क्या क्या था थोड़ा शॉर्ट बता देना है कि क्या क्या उसमें नया नया डिस्कवरी था, और मेन बॉडी में आपको डिस्क्राइब करना है अलग अलग क्षेत्रों में। इन एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्टीय में किताब लिखा आर्यभट्ट ने, क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने जो सेलेस्टियल बॉडी है, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, जो खगोलीय पिंड हैं, उनकी दशाओं का वर्णन किया, उन ग्रहों का वर्णन किया। इन मैथ्स, ब्रह्मगुप्ता was a well known mathematicians, जिन्होंने मैथ्स की नींव रखी या मैथ्स को बढ़ाया। जीरो का आविष्कार इसी काल में हुआ था। जीरो, वैल्यू ऑफ पाई, डेसिमल सिस्टम, ये सब आप बता सकते हो मैथ्स में कि ऑल आर डिस्कवर्ड इन द गुप्ताज एरा। अभी अपनी बात करते हैं मेटलर्जी। आयरन पिलर है चंद्रगुप्त सेकंड का, रस्ट फ्री, रस्ट फ्री मेटलर्जी इनको पता है। द थ्योरी ऑफ एटम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कणाद ऋषि। इन द मेडिसिन देयर वॉज अ पर्सन नेम्ड व्हाट, सॉरी यहां पे एक बात, एक नाम और लिख लीजिए, वराहमिहिर। वराहमिहिर, a great astronomer, a person who was in medicine. चरक, चरक संहिता लिखा गया। चरक संहिता is the book of Ayurveda.
सुश्रुत, he was a surgeon. उस समय इन गुप्ता एरा there was the evidence of surgery was found. तो सुश्रुत was a great surgeon, चरक was a great physician, चरक was a great doctor. So in field of medicine and technology, in Gupta's era, lots of development we can see. Art and architecture, the temple building was started. The stupas building already started. The statues building was already started, and the temple buildings got started and got a new heights in the Gupta eras. गुप्त काल के आसपास को सारे मंदिर हैं जो आज भी अपनी कला के लिए पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। मोढेरा का सूर्य मंदिर जाकर के देखिए, अद्भुत कलाकृति है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, तंजौर बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर, हालांकि वो थोड़ा बाद का है, बट इट वॉज स्टार्टेड इन दिस एरा। और ये सारा फील्ड है वेर यू कुड डिस्क्राइब, वेर यू कुड हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आपको लास्ट में क्या करना है, बस कंक्लूड कर देना है। Thus the entire incident was a scientific age, and there are lots of scientific inventions which are known nowadays were discovered in early age. Got it? And last question I hope, 2021 का, what do you understand by Balkan crisis? The role of First World War, आपको बताना है बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं और प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी। देखो सीधी सी बात है, वही फिर 3 बातें। इंट्रोडक्शन, आपको बाल्कन वार्स क्यों हुए, बाल्कन हुआ क्यों, उसका बैकग्राउंड देना पड़ेगा, और ये आपको देना पड़ेगा 4.5 to 5.5 लाइन्स, 4.5 से 5.5 ने दी चीज। और फिर सीधा ये मुद्दे पे, रोल इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या क्या भूमिका थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बाल्कन्स की। अगर बाल्कन ना हुआ होता तो क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रुक जाता, या कैसे बाल्कन संकट ने, बाल्कन क्राइसिस ने, बाल्कन युद्धों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आग में घी का काम किया है। ये आपको प्रूफ कर देना है, दैट्स ऑल। मैंने कुछ डेटा आपको यहाँ पे दिया है। नेशनलिस्टिक टेंशन दैट एग्जिस्टेड इन द बाल्कन्स इन द अर्ली ऑफ 20th century एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इवेंचुअल आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट मीन्स अगर बाल्कन संकट निपट गया होता, अगर बाल्कन क्राइसिस निपट गया होता, तो संभवतः फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वह न होता या थोड़ा बाद होता। द टर्म बाल्कन पाउडर केज was used to describe the crisis of Balkan before First World War. प्रथम विश्व युद्ध के पहले बाल्कन पाउडर शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी बाल्कन वह बारूद था जिसके विस्फोट होने से प्रथम विश्व युद्ध का विस्फोट हुआ। It was work at explosive. यह वह बारूद था जिसके फटने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फटा है। The only things that powder cases needed to explode with a spark, which was assassination of Austrian Archduke French Ferdinand on 20th June 1940. कहा कि केवल इस बारूद में एक चिंगारी की जरूरत थी। बारूद के ढेर में बैठा था पूरा विश्व, और उसकी वजह था बाल्कन का पाउडर। बाल्कन उसकी वजह था, बाल्कन वो बारूद था, और कहा एक छोटी सी चिंगारी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करा दिया। क्या थी वो चिंगारी, आपको पता होगा, ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सर्बिया में हत्या। एक्सप्लेन कर देना आपको यहाँ पे, और आपको फाइनली बता देना है कि इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। हालांकि इसके साथ बाकी जो कॉजेज हैं, जो सब कॉजेज हैं, वो आपको सब कॉजेज भी यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बाल्कन ही था वजह, बाल्कन वजह था, लेकिन उसके अलावा तमाम और कारण भी थे, या कुछ और भी परिस्थितियां थी, कुछ और भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से विश्व युद्ध असंभावी हो गया था। तो उन इंसिडेंट्स को भी आपको यहाँ पे कंक्लूजन में बिल्कुल हल्का सा नाम लेकर के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। बहुत स्लाइटली आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्राइब कर देना है। यहाँ पे बहुत हल्का सा आपको नाम लेकर के आगे बढ़ जाना है उन कंक्लूजन्स का भी, ठीक है।
So, my dear student, it was all about the मेंस डिस्कशन सीरीज. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. आप लोग के मन में एक अवधारणा विकसित हुई होगी कि कैसे मेंस में क्वेश्चंस को डील करते हैं. क्वेश्चन फैक्चुअल है तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल है तो क्या करेंगे, किस बात को लिखना है, कितना लिखना है और किसे नहीं लिखना है, एक अवधारणा आपके दिमाग में विकसित हुई होगी. हम लोग आगे अनेक सीरीज में मिलते रहेंगे. अभी के लिए यहीं तक. थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग. थैंक यू. जय हिंद.